जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम एक्सप्रेस प्रो में। आज की आपकी साइंस की क्लास है जिसका टॉपिक होगा गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण क्या होता है? देखिए, न्यूटन ने सबसे पहले ये बताया था कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी हर एक वस्तु पर या हर एक पिंड पर, प्रत्येक पिंड पर एक बल लगाती है जो कि आकर्षण बल होता है, और उस आकर्षण बल की सहायता से पृथ्वी प्रत्येक पिंड को अपनी ओर आकर्षित करती है। ठीक है, इसे ही गुरुत्वाकर्षण बोला गया। बाद में इस पर बहुत सारी डिस्कशन हुए, उसके बाद इस पर पता चला कि प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तु पर एक आकर्षण बल लगाती है जिसे गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण में आपका सबसे पहले पॉइंट आता है केपलर के नियम। सबसे पहला है आपका केपलर के नियम। केपलर का नियम क्या होता है? देखो, सबसे पहले पॉइंट ये बोला गया कि जो सूर्य होता है, सूर्य एक तारा है जो जिसके चारों ओर ग्रह एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। ठीक है, यानी सूर्य एक जगह फोकस होता है, यानी फोकस पर रहता है, और सूर्य के चारों ओर प्रत्येक ग्रह एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। ये बात आप ध्यान रखना, जितने भी ग्रह होंगे सबके सब दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाएंगे। दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाएंगे। दीर्घवृत्ताकार कक्षा ऐसी होती है जैसे अंडा होता है, अंडे की शेप में। ठीक है, केपलर ने अपने 3 नियम दिए थे, जिसमें पहला नियम ये था कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है। दूसरा नियम क्या था? क्षेत्रफल पर आधारित था। क्षेत्रफल पर आधारित कैसे? क्षेत्रफल पर आधारित था जिसे बोलते हैं क्षेत्रफलीय चाल पर आधारित, यानी किसी भी ग्रह की जो क्षेत्रफलीय चाल होती है वो नियत होती है। यानी कोई भी ग्रह जब सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है तो वह समान समय में समान क्षेत्रफल तय करता है। समान समय में समान क्षेत्रफल तय करता है। ठीक है, ये केपलर का द्वितीय नियम है। अब इसमें क्वेश्चन आ सकता है, प्रथम नियम क्या है, द्वितीय नियम क्या है, या आपको केपलर के नियम दे दिए जाएंगे और उसमें पूछ लिया जाएगा ये कौन सा नियम है। तो केपलर का प्रथम नियम है कि कोई भी ग्रह यानी प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। दूसरा नियम है कि प्रत्येक ग्रह समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करता है। जैसे कि आप यहाँ देखें, ये हो गया आपका क्षेत्रफल, यानी अगर यहाँ से कोई ग्रह किसी समय यहाँ पे था और कुछ समय बाद यहाँ पहुँच गया, यानी टी समय बाद, मान लीजिए टी समय बाद यहाँ पहुँच गया, तो टी समय में उसने इतना क्षेत्रफल तय कर लिया। ठीक, अब वो आ जाता है इधर, किसी समय पे वो यहाँ था और कुछ टाइम बाद वो यहाँ आ गया, और यहाँ से यहाँ तक आने में भी उसे टी समय लगा, यहाँ से यहाँ तक आने में भी उसे टी समय लगा। तो जितना क्षेत्रफल ये तय किया था उतना ही क्षेत्रफल यहाँ पे भी ये तय करेगा, यानी ये क्षेत्रफल और ये क्षेत्रफल समान रहेगा। ठीक है, इसे बोलते हैं केपलर का द्वितीय नियम। केपलर का तृतीय नियम क्या कहता है? केपलर का तृतीय नियम कहता है कि जो ग्रह का परिक्रमण काल होता है, ग्रह का परिक्रमण काल वो दीर्घवृत्ताकार कक्षा की दीर्घ अक्ष
के आधे के स्क्वायर के बराबर होगा। दीर्घ अक्ष के अर्ध भाग के क्या होगा, स्क्वायर के वो घन के बराबर होगा। देखिए समझिए इसे, इस तरीके से कह सकते हैं हम कि जैसे आपने क्या कहा, ये हो गया सूर्य और सूर्य के चारों ओर इस दीर्घवृत्ताकार कक्षा में ग्रह जो है वो चक्कर लगा रहा है। ठीक है, अब यहाँ से सूर्य से ये दूरी होगी, ये वाली अक्ष हो गई कौन सी अक्ष, दीर्घ अक्ष, दीर्घ अक्ष, और ये हो गई लघु अक्ष। अब केपलर का तृतीय नियम कहता है कि जो ग्रह इस पूरे चक्कर को लगाने में समय लेगा, इस पूरे चक्कर को दीर्घवृत्ताकार कक्षा में जो पूरा चक्कर लगा रहा है, उस चक्कर में लगा समय जो होता है जिसे हम परिक्रमण काल कहते हैं, उस परिक्रमण काल का वर्ग त्रिज्या के क्या होगा, घन के अनुक्रमानुपाती होगा, घन के अनुक्रमानुपाती होगा। इस पे क्वेश्चन कैसे बन सकता है, इस पे क्वेश्चन बन सकता है कि अगर ग्रह क्या हो जाए, सूर्य से अधिक दूर है तो उसे कितना समय चक्कर लगाने में, मतलब चक्कर लगाने में समय ज़्यादा लगेगा या कम। तो यहाँ पे है कि अनुक्रमानुपाती का जो ये चिन्ह है, ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हमें बताता है कि अगर ये चीज़ बढ़ती है, यानी ये दूरी बढ़ती है, तो समय अपने आप बढ़ जाएगा। ठीक है, दूरी के बढ़ने पर समय बढ़ जाएगा, दूरी घटने पर समय घट जाएगा। यानी जिस ग्रह की त्रिज्या जितनी बड़ी, वो चक्कर लगाने में उतना ही समय लेगा। ठीक है, अब समझिए ये आर है क्या। देखिए यहाँ मान के चलते हैं ग्रह यहाँ था और यहाँ से उसे घूमने में, पूरा चक्कर लगाने में टी समय लगा। पूरा चक्कर लगाने में कितना समय लगा, टी समय लगा। तो ये आर क्या है, पूरा चक्कर लगाने में जो समय लगा उसे तो बोलते हैं हम परिक्रमण काल। क्या बोलते हैं, परिक्रमण काल। ठीक है, और जो ये दीर्घ अक्ष है, इसका आधा भाग, दीर्घ अक्ष का आधा भाग जो होगा उसे बोलते हैं, ये आधा भाग यहाँ से यहाँ तक ये होगा आर, आर यानी त्रिज्या। दीर्घ अक्ष का अर्ध भाग, उसका घन के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, अब उसके बाद आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, जो केपलर का द्वितीय नियम है वो कोणीय संवेग पर आधारित है। किस पर आधारित है, कोणीय संवेग, कोणीय संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित है। यानी कोणीय संवेग जो होता है वो हमेशा नियत रहता है। ये आप ध्यान रखना, जो द्वितीय नियम है वो कोणीय संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित है। तो पहले नियम को एक बार देख लेते हैं। पहले नियम को हम समझते हैं दोबारा से। क्या कहता है कि पहला नियम, प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है जिसके एक फोकस पर सूर्य रहता है। दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा नियम कहता है क्षेत्रफलीय चाल नियत होती है। किसी भी ग्रह की क्षेत्रफलीय चाल नियत रहती है। कहने का मतलब यह है कि समान समय में समान क्षेत्रफल तय करेगा। तीसरा नियम है, हाँ दूसरा नियम एक बार ये भी ध्यान रखें कि केपलर का जो द्वितीय नियम है, केपलर का द्वितीय नियम कोणीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। और अब तीसरा नियम आता है, जो परिक्रमण काल का वर्ग है वो दीर्घवृत्ताकार कक्षा की घन के, दीर्घवृत्ताकार कक्षा की अर्ध अक्ष के घन के अनुक्रमानुपाती होगा। ये आप ध्यान रखें। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, ये तो गुरुत्वाकर्षण से संबंधित क्या है, केपलर के नियम। आशा करता हूँ ये आपकी समझ में आए होंगे। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट पॉइंट, क्या, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है गुरुत्व केंद्र। क्या आता है, गुरुत्व केंद्र। ये गुरुत्व केंद्र क्या है, किसी भी पिंड या किसी भी वस्तु का समस्त द्रव्यमान जिस बिंदु पर
रहता है उसे हम उस बिंदु का या उस पिंड का गुरुत्व केंद्र बोलते हैं। जैसे ये मार्कर है, अगर हम इस मार्कर को ऐसे रख रहे हैं तो जहाँ पे यहाँ स्थिर हो जाएगा, जिस बिंदु पे ये स्थिर हो जाएगा उस बिंदु को हम गुरुत्व केंद्र बोलते हैं, जिसका समस्त भार उसी बिंदु पर क्या रहता है, स्थिर होता है। ठीक है, गुरुत्व केंद्र वह बिंदु जिस पर समस्त द्रव्यमान समस्त द्रव्यमान स्थिर होता है। समस्त द्रव्यमान स्थिर होता है या समस्त भार किसी भी वस्तु का वह बिंदु जिस पर उस वस्तु का संपूर्ण भार स्थिर रहता है। ठीक है, आप यहाँ पे संपूर्ण भार स्थिर रहता है उसे क्या कहेंगे, किसी भी वस्तु का गुरुत्व केंद्र कहेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। तो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम क्या कहता है? न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार जब कोई दो पिंड एक दूसरे से कुछ दूरी पर होते हैं तो उन दोनों वस्तुओं के बीच क्या लगता है, एक आकर्षण बल लगता है। क्या लगता है? आकर्षण बल। फिर सुने, जब दो वस्तुएं एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखी होती है या स्थिर होती है तो उन दोनों वस्तुओं के बीच क्या लगता है, एक गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। और वो गुरुत्वाकर्षण बल दोनों वस्तुओं के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। ये पॉइंट आप ध्यान रखें, यानी जो दोनों वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा वो दोनों वस्तुओं के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा। और दूसरी बात, दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। अब इस चीज़ को हम ऐसे समझते हैं आसान तरीके से, क्या कि मान के चलते हैं ये दो पिंड हैं और इन दोनों पिंडों के द्रव्यमान m1 व m2 है और दोनों पिंडों के बीच की दूरी r है। तो इन दोनों के बीच में एक आकर्षण बल कार्य करेगा। क्या करेगा? आकर्षण बल कार्य करेगा। और वह आकर्षण बल दोनों पिंडों के क्या द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब इस अनुक्रमान यहाँ ध्यान रखें, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, इस पे क्वेश्चन आ जाता है। दूरी बढ़ी तो बल घटेगा, दूरी बढ़ी क्यों? क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती आ गया। क्वेश्चन आ सकता है इस पे, ये फोकस कर ले, इस बात पे फोकस करें। दूरी बढ़ी, अगर दूरी बढ़ती है तो बल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और अगर द्रव्यमान बढ़ता है तो बल भी बढ़ जाएगा। ये बात आप ध्यान रखें। अगर दो पिंड है, दोनों पिंडों के बीच की दूरी अगर बढ़ जाती है तो बल का मान घट जाएगा। दोनों के बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा उसका मान घट जाएगा। और अगर दूरी घटती है बल का मान बढ़ जाएगा, यानी जितना आप इन्हें नज़दीक लाओगे तो बल क्या हो जाएगा? बल बढ़ जाएगा। दूर ले जाओगे बल घट जाएगा। उसके बाद अगर द्रव्यमानों की बात करें, जितना बड़ा ये पिंड होगा, जितनी बड़ी वस्तु होगी गुरुत्वाकर्षण बल भी उतना ही अधिक होता चला जाएगा। ये ध्यान रखना। अब यहाँ से इस अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को हटा देते हैं, एक नियतांक लेते हैं कैपिटल जी। क्या लेते हैं? बड़ा जी। अब ये जो बड़ा जी है इसे बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ये भी ध्यान रखें, इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है। ये होता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक, इस पे फोकस करें। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मतलब होता है इसका मान नियत होता है।
गुरुत्वाकर्षण जी होता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ध्यान रखें, बड़ा जी गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है और इस जी का मान होता है 6.67 गुणा 10⁻⁻11। ये मान भी पूछा जा सकता है, 6.67 गुणा 10⁻⁻11, और साथ ही साथ इसका मात्रक भी पूछा जा सकता है। इसका जो मात्रक होगा वो होगा कैसे, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। इसे भी आप अच्छे से ध्यान रखें, क्या, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। अब इस पे एक बात और ध्यान रखें, इसकी विमा भी अगर पूछी जाए तो आपको मैंने विमा निकालनी बता रखी है। अगर आपको विमा निकालनी नहीं आती तो इससे पहली वीडियोज़ में जिसमें विमाएं आपको समझाई गई थी उसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये बात आप क्या क्या पॉइंट याद रखेंगे, ये पॉइंट याद रखेंगे कि जो इन दोनों के बीच, दो पिंडों के बीच लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो क्या होता है, द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, और दोनों पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, यानी दूरी बढ़ेगी, अगर r का मान बढ़ेगा f का मान घटेगा, ये आपको ध्यान रखना है। दूरी यानी r का मान बढ़ा तो f का मान घटा। उसके बाद अगर दूरी घटी तो f का मान बढ़ा, ये आपको ध्यान रखना है। इस पे क्वेश्चन आ सकता है ऑप्शनल। उसके बाद अगर m का मान बढ़ा, कोई से भी m का या दोनों का भी बढ़ता है तो बल का मान भी बढ़ जाएगा। m का मान कम हुआ तो f का मान भी कम हो जाएगा। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। अब इसमें एक वर्ड यूज किया गया g, एक लेटर यूज किया गया कैपिटल जी। ये कैपिटल जी होता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक। क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक। गुरुत्वाकर्षण नियतांक जो होता है कैपिटल जी होता है, इसका मान ये भी आ सकता है क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन में आपको ध्यान रखें, आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि इसका मान 6.67 गुणा 10⁻⁻11 होती है। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखें कि मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम हो सकता है, सॉरी होगा। अब इस पर क्वेश्चन क्या हो सकता है ये भी ध्यान रखें, ये मात्रक बदल सकता है, परिमाण ऐसे ही दे देगा, मात्रक बदल देगा। ये भी आप ध्यान रखें। 3 ऑप्शन दे दिए, 4 ऑप्शन दे दिए, 4 ऑप्शन में चारों में क्या कर दिया, 2 में परिमाण सेम रख दिया और मात्रक बदल दिया। ये ध्यान रखें कि ये अगर ये मात्रक है तो ही आपका ऑप्शन सही होगा, यानी इसके साथ ये दोनों साथ हैं तो ये मान सही है, वरना गलत होगा। ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका क्या, अगला पॉइंट क्या आता है आपका, गुरुत्वीय त्वरण। क्या आता है, गुरुत्वीय त्वरण। तो आपका अगला टॉपिक है गुरुत्वीय त्वरण। क्या है, गुरुत्वीय त्वरण। ये गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, देखिए, जब कोई वस्तु बिल्कुल मुक्त रूप से, क्या, मुक्त रूप से बिल्कुल फ्रीली नीचे, ऊपर से नीचे की ओर छोड़ी जाती है, मुक्त रूप से क्या छोड़ी जाती है, नीचे की ओर कोई वस्तु छोड़ दी हमने, तो उसके वेग में वृद्धि होती है। क्या होती है, वेग में वृद्धि। ठीक है, उसके वेग में वृद्धि हो जाएगी। अब वेग में पहली बात तो वृद्धि क्यों होगी, क्योंकि पृथ्वी उसे अपनी ओर आकर्षित करेगी। तो जितना पृथ्वी की ओर आती रहेगी वो आकर्षण बल उतना ही अधिक होता चला जाएगा। क्यों, अभी इससे पहले टॉपिक में हमने पढ़ा गुरुत्वाकर्षण का नियम, उसमें यही तो बताया गया, दूरी जितनी कम बल उतना ही ज़्यादा। तो ये ध्यान रखें कि अगर कोई पिंड है, कोई वस्तु है और वो नीचे की ओर मुक्त रूप से गिर रही है तो उस पर पृथ्वी का जो आकर्षण बल है वो अधिक हो जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। जैसे वो पृथ्वी की ओर आती चली जाएगी ऐसे ही गुरुत्वाकर्षण बढ़ता चला जाएगा और इसके वेग में वृद्धि होती चली जाएगी, वेग में वृद्धि होती रहेगी। यानी पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में जितनी वृद्धि होगी, 1 सेकंड में होने वाली वृद्धि किसी मुक्त रूप से गिरते पिंड, किसी मुक्त रूप से गिरते पिंड के वेग में 1 सेकंड में होने वाली वृद्धि को क्या कहते हैं, हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण। और गुरुत्वीय त्वरण को स्मॉल g से प्रदर्शित करते हैं। कहीं से प्रदर्शित करते हैं,
छोटे जी से, ठीक है। और पृथ्वी के लिए इस छोटे जी का जो मान होता है, यानी पृथ्वी का जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वो होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, क्योंकि ये त्वरण है एक तरीके से। क्या है? त्वरण। ये ध्यान रखें कि जी जो है वो गुरुत्वीय त्वरण है, यानी त्वरण है तो इसका मात्रक भी वही होगा जो त्वरण का होता है। इसका मान क्या होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि ये क्या है? एक त्वरण है, ठीक है। उसके बाद आपका ये ध्यान रखें कि आपने एक चीज पढ़ी अभी, इससे पहला टॉपिक जो पढ़ा, F बराबर जी m1 m2 बटे r स्क्वायर, यही तो पढ़ा। अब थोड़ा इन दोनों का हम संबंध देख लेते हैं। ये संबंध आपको क्या याद रखना है? जो छोटा जी होता है ना, छोटा जी वो होता है आपका जी एम ई बटे आर ई स्क्वायर। लेकिन ये ध्यान रखें, ये ई जो हमने यहाँ लगाया ये केवल पृथ्वी के लिए है। क्या लगाया? पृथ्वी के लिए। अगर क्वेश्चन आता है पृथ्वी के लिए गुरुत्वीय या पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण होता है जी बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये ध्यान रखें, एक कैपिटल जी है ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है और एक स्मॉल जी है ये गुरुत्वीय त्वरण होता है। इसे आप अच्छे से ध्यान रखें। अच्छा, अब जो स्मॉल जी है पृथ्वी के लिए, स्मॉल जी बराबर क्या होगा? जी एम ई बटे आर ई स्क्वायर। अगर यही बात हम चंद्रमा के लिए बोले तो चंद्रमा के लिए क्या हो जाएगा? चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण हो जाएगा जी एम यानी मून में चंद्रमा हो गया, तो ये जी एज इट इज रहेगा बिल्कुल जी यही, और यहाँ पे आ जाएगा चंद्रमा का द्रव्यमान और बटे चंद्रमा की त्रिज्या, ठीक है। क्या आ गया? चंद्रमा की त्रिज्या, यानी जौन सा ग्रह या जौन सा उपग्रह हम लेंगे उसी का द्रव्यमान और उसी की ही त्रिज्या यहाँ पे आ जाएगी, ठीक। यानी आपको तो बस इतना याद रखना है, जी बराबर जी एम ई बटे आर ई स्क्वायर, या आप इसे इस तरीके से याद रखें, जी बराबर जी एम अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे बस ये ध्यान रखें कि जो आर है वो उस ग्रह की त्रिज्या रखेंगे जिसके लिए हम गुरुत्वीय त्वरण निकाल रहे हैं, और एम क्या रखेंगे? एम वो लेंगे जिस पिंड के लिए हम गुरुत्वीय त्वरण निकाल रहे हैं, और ये जी जो है वही 6.67 गुणा 10 की घात -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर लेना है, ठीक है। अब एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है, जी का मान स्थान बदलने के साथ साथ जी का मान भी बदलता रहता है, यानी छोटे जी का ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन आ सकता है कैपिटल जी का मान कभी नहीं बदलता, कहीं पे भी चले जाइए, और जो स्मॉल जी होता है वो प्रत्येक पिंड के लिए इसका मान परिवर्तित हो जाता है। छोटे जी का मान परिवर्तित होता है, ये ध्यान रखना। बड़े जी का मान परिवर्तित नहीं होता कभी भी। तो अब ये ध्यान रखें, अगर हम पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी की सतह पर भी जी का मान परिवर्तित होता है। क्या? पृथ्वी की सतह पर भी जी का मान परिवर्तित होता है। वो कैसे? जो भूमध्य रेखा होती है, क्या? भूमध्य रेखा पर क्या होता है? जी का मान न्यूनतम होता है, यानी जी जो होती है वो न्यूनतम होता है। जी का मान क्या होता है? न्यूनतम, ठीक है। और ध्रुवों पर क्या? ध्रुवों पर जी का मान क्या? ध्रुवों पर जी का मान क्या होता है? अधिकतम होता है। क्या होता है? अधिकतम। और इसे याद रखते हैं इस तरीके से, थोड़ा सा आप ये समझे कि मान के चलो ये पृथ्वी है हमारी, ये पृथ्वी हो गई और ये हो गई भूमध्य रेखा। ये हो गई क्या? भूमध्य रेखा। और ये हो गया हमारा क्या? ध्रुव। ये हो गया उत्तरी ध्रुव, और ये हो गया हमारा दक्षिणी ध्रुव। क्या हो गया? दक्षिणी ध्रुव। तो जो पृथ्वी है, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव पर जी का मान अधिकतम होगा, ठीक है। और इस भूमध्य रेखा पर कहीं पर भी देख लो, यहाँ पे जी का मान क्या होगा? न्यूनतम होगा। जी का मान न्यूनतम होगा,
ये आप अच्छे से याद रखें। क्वेश्चन आ सकता है इस पर भी, किस पर, कि गुरुत्वीय त्वरण का मान, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान कब न्यूनतम होता है या कहाँ न्यूनतम होता है। तो आप याद रखेंगे भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है और उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव यानी दोनों ध्रुवों पर अधिकतम होता है। और जी का अधिकतम मान कितना बताया, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब ये ध्यान रखेंगे कि अगर कोई पिंड नीचे की तरफ पृथ्वी की सतह की ओर आ रहा है, अगर क्या पृथ्वी की सतह की ओर कोई पिंड गिर रहा है तो इस जी का मान बढ़ेगा प्लस हो जाएगा। जी का मान कैसा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और अगर क्या पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर जा रहा है तो जी का मान क्या होगा, कम होगा। पृथ्वी का मान क्या, पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर जाने पर जी का मान घट जाएगा और पृथ्वी की सतह की ओर आने पर जी का मान बढ़ जाएगा। ठीक है, यानी अगर पृथ्वी की सतह से ऊपर जा रहे हैं तो जी का मान क्या हो जाएगा, जी का मान घट जाएगा, गुरुत्वीय त्वरण का मान घट जाएगा। इसीलिए अंतरिक्ष यात्री जो होते हैं जब वे ऊपर जाते हैं तो अपना भार क्या हो जाता है, उनका भार घट जाता है। क्यों घट जाता है, क्योंकि भार जो होता है वो होता है एक तरीके से बल, और बल होता है आपका ma, की जगह आ जाएगा गुरुत्वीय त्वरण यानी g, F बराबर mg या W बराबर mg। जब पृथ्वी की सतह से ऊपर जाएंगे तो इस g का मान घट जाएगा, इसका मान घटा तो W का मान भी यानी भार का, वेट का मान भी घट जाएगा। अगर वेट का मान घटा तो वो हल्का महसूस करेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर पृथ्वी की सतह से ऊपर जा रहे हैं तो जी का मान क्या हो रहा है, घट रहा है। अगर पृथ्वी की सतह की ओर आ रहे हैं तो जी का मान बढ़ जाएगा। एक तो ये पॉइंट आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अब दूसरी बात, अगर पृथ्वी की सतह से अंदर की ओर यानी यहाँ पे अगर एक गड्ढा करें और इसके अंदर की ओर घुसे, अगर इसके अंदर की ओर घुसे तो जी का मान घटेगा, तब भी जी का मान घटेगा। क्यों, मैंने अभी बताया कि भूमध्य रेखा पर जी का मान क्या होता है, न्यूनतम। भूमध्य रेखा पर जी का मान क्या होता है, न्यूनतम। तो भूमध्य रेखा है ये, जितना भूमध्य रेखा की तरफ चलेंगे या आप ये कह सकते हैं जितना केंद्र की ओर चलेंगे, पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर जी का मान घटता है, ये भी ध्यान रखेंगे। और फिर उसके बाद अगर अंदर से और ज़्यादा मतलब बाहर की ओर आना शुरू कर दे गड्ढा खोद कर तो जी का मान फिर बढ़ना शुरू हो जाएगा, यानी केंद्र की ओर जाने पर जी का मान घटता है, ये ध्यान रखेंगे। समझ गए, ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। अब एक क्वेश्चन आता है क्या, कि अगर दो वस्तुएं एक साथ पृथ्वी की ओर फेंकी जाए, दो वस्तुएं या छोड़ी जाए, फेंकी जाए नहीं रहते, छोड़ी जाए। अगर दो वस्तुएं हैं और उन दोनों वस्तुओं का भार अलग अलग है और वे पृथ्वी की ओर छोड़ देते हैं, तो कौन सी वस्तु पहले आएगी, कौन सी वस्तु पृथ्वी की सतह पर पहले आएगी। तो ये बात आप ध्यान रखें, अगर वायु की अनुपस्थिति है, अगर वायु की अनुपस्थिति है तो दोनों वस्तुएं चाहे उनका भार कुछ भी हो, दोनों वस्तुएं एक साथ जमीन पर आएगी, एक साथ पृथ्वी की सतह पर आएगी। हाँ, अगर वायु है, वायु की अनुपस्थिति में दोनों एक साथ आएंगी और वायु की उपस्थिति में भारी वस्तु पहले आएगी। ठीक है, क्यों आएगी, क्योंकि वायु जो है क्या करती है, जो हल्की वस्तु है उस पर बल लगा देती है, तो वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध एक बल कार्य करने लगता है जिससे कि भारी वस्तु पहले आ जाती है। ठीक है, उसके बाद आप ये तो ध्यान रखा होगा आपने कि W जो होता है वो होता है भार, और भार बराबर होता है mg, भार बराबर क्या होता है mg। और ये भार ही क्या है, जो किसी वस्तु द्वारा पृथ्वी पर लगाया गया बल होता है। ये जो भार होता है किसी वस्तु द्वारा पृथ्वी पर लगाया गया बल होता है। ठीक है, अब इसमें एक वर्ड आया, ये ध्यान रखें, W तो हो गया भार, W हो गया भार। ठीक है,
अब एक इससे पहले मैंने एक पॉइंट पढ़ाया था गुरुत्व केंद्र। क्या पढ़ाया था? गुरुत्व केंद्र। गुरुत्व केंद्र क्या था? ऐसा बिंदु जिस पर किसी भी वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है। ऐसा बिंदु जिस पर किसी भी वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है। ठीक है। अब इसमें एक चीज है एम। एम क्या होता है? एम होता है द्रव्यमान। द्रव्यमान, द्रव्यमान होता है किसी भी वस्तु के जड़त्व की माप। ये पहले भी बताया है मैंने पहली वीडियो में। किसी भी वस्तु का जो द्रव्यमान होता है वो उस वस्तु के जड़त्व की माप होती है, यानी वो कितना विरोध अपनी स्थिति परिवर्तन के लिए कर सकती है। ठीक। अब भार भी पता चल गया, द्रव्यमान भी पता चल गया। अब बात करते हैं कि अगर कोई वस्तु पृथ्वी को छोड़कर किसी दूसरे ग्रह पर जा रही है तो किस किस के मान में परिवर्तन आएगा। अगर पृथ्वी से अलग की बात करें तो आप कैसे समझे कि किसका मान परिवर्तित होगा और किसका मान परिवर्तित नहीं होगा, ये आपको बहुत अच्छे से समझ लेना है। ठीक है। अब सुनने भाई, देखिए जरा, हमने पढ़ा जो पृथ्वी के लिए जी का मान है, पृथ्वी के लिए जी का मान है क्या? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और एक हमने पढ़ा गुरुत्वाकर्षण नियतांक 6.67 गुणा 10 की घात -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ये दो चीज़ हमने पढ़ी। मैंने बताया कि इसका मान परिवर्तित नहीं होता, इसका मान परिवर्तित नहीं होता, इसका मान परिवर्तित होता है अगर आपने क्या किया, भूमध्य रेखा की बात की। भूमध्य रेखा पर जी का मान जो होता है वो बहुत कम होता है, यानी न्यूनतम होता है। कहाँ? भूमध्य रेखा पर। और अगर हम ध्रुवों की बात करें, ध्रुवों पर जी का मान क्या होता है? अधिकतम होता है। जी का मान क्या होता है? अधिकतम होता है। ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर हम चंद्रमा पर देखें तो अब इस चीज़ को समझ लें। चंद्रमा की बात करें तो उस पर किसका प्रभाव पड़ेगा? जी पर, इस वाले जी पर प्रभाव पड़ेगा या इस वाले जी पर प्रभाव पड़ेगा? अब ध्यान से सुने। जो छोटा जी है, जो गुरुत्वीय त्वरण है, वो किस बात पर निर्भर करता है? इस बात को आप दिमाग में फिट कर लें। जी का सूत्र मैंने बताया था, जी बराबर Gm/r²। जहां पे जो m है, m क्या होता है? m होता है किसी ग्रह या किसी उस पिंड का द्रव्यमान जिसके गुरुत्वीय त्वरण की हम बात कर रहे हैं। ठीक है। ग्रह या वो पिंड जिसके त्वरण की हम बात कर रहे हैं, उसका द्रव्यमान होता है बड़ा M। ठीक। और त्रिज्या भी उसी की लेनी है, यानी उस पिंड की त्रिज्या या उस पिंड का द्रव्यमान लेना है। दोनों चीज उसकी लेनी है जिसके हम त्वरण की बात कर रहे हैं। तो किस पर निर्भर कर रहा है? बात वो कर रहा है ग्रह पर या उस पिंड पर जिस पे कोई पिंड गिर रहा है, जिसका गुरुत्व त्वरण हमें निकालना है। तो इस बात को आप ध्यान रखें। तो अब जी का मान जो है, अगर पृथ्वी की बात करें तो वो होगा आपका Gme/re²। अच्छा जी। और अगर हम चंद्रमा की बात करें तो Gm, चंद्रमा के लिए छोटा m r/m², यानी आज चंद्रमा की ही क्या हो जाएगी? द्रव्यमान हो जाएगी, चंद्रमा की त्रिज्या हो जाएगी। दोनों चीज चंद्रमा की ली जाएगी। क्या कोई उस वस्तु की भी बात हो रही है यहाँ पे जो वस्तु पर गुरुत्वीय त्वरण लगेगा? उसके द्रव्यमान की या उसके त्वरण की कोई बात नहीं हो रही है। तो वस्तु कैसी भी हो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जिसके त्वरण की बात कर रहे हैं सिर्फ उसके द्रव्यमान और उसकी त्रिज्या का प्रभाव पड़ता है। ठीक है। तो अब बस इतना याद रखें कि जो ये जी है, अगर मैं बात करूं चंद्रमा का जो गुरुत्वीय त्वरण है वो पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का कितना होता है? 1/6 गुना होता है। 1/6 गुना होता है। या इस बात को हम ऐसे भी समझ सकते हैं, पृथ्वी का जो गुरुत्वीय त्वरण है वो चंद्रमा के गुरुत्वीय त्वरण का 6 गुना होता है।
दो क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें, एक दूसरे के उल्टा यानी व्युत्क्रम कर सकते हैं, क्वेश्चन में उल्टा कर सकता है। कैसे? ये भी कह सकता है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण त्वरण और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण त्वरण में क्या संबंध है। तो संबंध हो गया आपका GM बराबर यानी चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण त्वरण बराबर 1/6 गुणा पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण त्वरण। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण त्वरण का कितना गुना होता है, तो ध्यान रखें चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण त्वरण का 1/6 गुना होता है। और अगर क्वेश्चन आ जाए कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण त्वरण चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण त्वरण का कितने गुना होता है, तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण त्वरण चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण त्वरण का 6 गुना होता है। ये ध्यान रखें 1/6 गुना कब लेना है और 6 गुना कब लेना है। ठीक है, इस बात पर क्वेश्चन को बड़े आराम से बहुत धीरे से समझें और बड़े प्यार से समझ के जब ही आंसर टिक करें, क्योंकि क्वेश्चन में दोनों ऑप्शन आ सकते हैं, तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। तो ये ध्यान रखें पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण त्वरण चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण त्वरण से ज़्यादा होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं कि एक क्वेश्चन और आ सकता है क्या कि जो m होता है, जो पिंड का द्रव्यमान होता है, क्या उस पर कोई प्रभाव पड़ता है एक जगह से दूसरी जगह जाने पर? क्या किसी भी पिंड के द्रव्यमान पर प्रभाव पड़ेगा जब वो एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर जाए या एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाए? क्या द्रव्यमान पर कोई प्रभाव पड़ेगा? द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्वेश्चन आ सकता है ये भी, स्पेशली रेलवे में इस पर क्वेश्चन आता है और आया हुआ है कई बार। द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो प्रभाव किस पे पड़ता है? प्रभाव दो चीजों में पड़ता है। पहला G यानी गुरुत्वीय त्वरण, क्या त्वरण, ये याद रखें गुरुत्वीय त्वरण पे प्रभाव पड़ेगा। पृथ्वी से अगर अलग जा रहे हो आप, पृथ्वी से दूसरे ग्रह पे जा रहे हो, तो त्वरण जो है वो परिवर्तित हो जाएगा। ठीक, दूसरा क्या परिवर्तित होगा? आपको पता है ना F बराबर m में होता है, F बराबर क्या होता है? ma। अब यहाँ पे तो मुक्त रूप से गिर रहे वस्तु की बात कर रहे हैं, पृथ्वी की सतह की ओर जाती हुई वस्तु यानी गुरुत्वीय त्वरण की बात कर रहे हैं, तो a की जगह आप क्या लोगे? G। अब सोचो अगर G परिवर्तित हुआ तो बल तो अपने आप परिवर्तित हो जाएगा। अगर G परिवर्तित हुआ तो बल अपने आप परिवर्तित हो जाएगा। हाँ, तो क्या बताया मैंने? F जो होता है F वो परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, F परिवर्तित हो जाएगा। तो अब F क्या होता है? बल। और बल की माप जो होती है उसे ही हम क्या कहते हैं? भार। क्या कहते हैं? भार। यानी जो भार है, भार होता है आपका W, W बराबर होगा आपका mg। तो मैंने अभी बताया कि G का मान अगर परिवर्तित होता है तो F का मान परिवर्तित होता है, F का मान परिवर्तित होगा तो भार भी बदलेगा। ठीक है, अब इस पे एक क्वेश्चन पूछते हैं, देखिए। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन। अब इसी जितना जो टॉपिक मैंने आपको बताया उसी टॉपिक पे क्वेश्चन है और आता है, बहुत ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया है। क्या मान के चलते हैं, एक क्वेश्चन आपसे करता है कि आपका भार पृथ्वी पर, आपका भार, ध्यान से सुने, आपका भार पृथ्वी पर 30 किलो है, तो चंद्रमा पर आपका भार कितना होगा? ये क्वेश्चन है। अगर आपने अपना भार पृथ्वी पर मापा तो वो 30 किलो आया, तो जैसे आप चंद्रमा पर पहुंचोगे तो आपका भार कितना हो जाएगा? तो भार का सूत्र क्या है? भार का सूत्र है आपका mg। और क्या बताया? जो आपका भार पृथ्वी पर है वो कितना है? 30 किलो। भार कितना है? 30 किलो। कहाँ पे? पृथ्वी पर। अब यानी जो mg का मान है वो कितना आया? वो 30 किलो आया। ठीक है, mg का मान कितना आया? 30 किलो। तो अब ये बात आप ध्यान रखेंगे कि द्रव्यमान नियत रहेगा, परिवर्तित क्या होगा? g का मान। अब g जो होता है चंद्रमा पर कितना हो जाता है? g जो है चंद्रमा पर कितना हो जाएगा? 1/6 गुना। कितना? 1/6 गुना। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि अगर यहाँ से हम देखें, जो चंद्रमा पर भार होगा वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका mgm, इतना होगा mgm।
तो mgm कैसे निकाल लेंगे? जो gm है मैंने बताया था gm किसके बराबर बताया था? 1/6 ge के। तो अब यहाँ पे क्या कर दो, यहाँ m ऐसे कैसे, यहाँ पे लिख दो 1/6 ge। ठीक, अब जो mge है वो इतना बता रखा है ना पृथ्वी पर, we बराबर mge कह सकते हैं हम यहाँ। ठीक, अब यहाँ से आप क्या करो, Wm जैसे ही आप निकालते हैं तो हो जाएगा 1/6 mge। अब mge किसकी वैल्यू थी? वो हो जाएगा आपका 30/6। ठीक है, तो 5 किलो 5 न्यूटन, सॉरी 5 न्यूटन, ये सॉरी भार जो होता है वो न्यूटन में होता है, भार जो होता है न्यूटन में या किलोग्राम भार में मिलेगा आपको। जो भार होता है वो न्यूटन में या कहीं में किलोग्राम भार में मिलेगा। ठीक, ये आपको ध्यान रखना, ये छोटी सी गलती हो गई कि न्यूटन जो है वो भार का मात्रक है, भार का मात्रक न्यूटन है या किलोग्राम भार है, किलोग्राम भार। ठीक है, ये आप ध्यान रखें। तो जो चंद्रमा पर जो भार होगा वो पृथ्वी पर भार का 1/6 गुना हो जाएगा। यानी आपको सीधा सीधा आपको क्या करना है, इतनी लंबी कैलकुलेशन नहीं करनी। क्यों? क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं होता। आप सीधा ये देखें कि किसका भार दे रखा है। अगर पृथ्वी पर भार दे रखा है तो आप उस भार को 6 से भाग कर दीजिए, सीधा सीधा क्या कर दो, 6 से भाग, 6 × 5 = 30, 5 क्या हो जाएगा किलोग्राम भार या 5 न्यूटन। ठीक, और अगर आपसे बोल दिया जाए कि चंद्रमा पर भार इतना है और पृथ्वी पर पूछ लिया तो आपको गुणा करनी है, पृथ्वी पर भार ज़्यादा होगा, चंद्रमा पर भार कम होगा। आपको बस इतना ध्यान रखना है, ये इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन आपको नहीं करनी, क्योंकि हमें बचाना है टाइम। तो टाइम बचाने के लिए आप सीधा सीधा क्या करो, अगर पृथ्वी पर भार पूछ लिया तो गुणा करो, चंद्रमा पर भार पूछ लिया तो भाग करो। ठीक है, इतनी सी बात आपको याद रखनी है। और ये मैंने आपको बता ही दिया क्या कि जी जो होता है वो चंद्रमा पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण त्वरण का 1/6 गुना होता है। ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। तो मैंने आपको ये चीज़ बताई कि पृथ्वी से अलग अगर ग्रह पर जाते हैं तो किस किस का मान परिवर्तित होता है। 2 चीज़ों का मान परिवर्तित होगा, किस किस का, गुरुत्वीय त्वरण और दूसरा भार। 2 चीज़ों का मान परिवर्तित होगा। द्रव्यमान का भार कभी भी परिवर्तित नहीं होता। इसमें बहुत ज़्यादा गलतियां करते हैं, भार को परिवर्तित कर देते हैं, वही क्वेश्चन गलत, और खुश हो जाते हैं कि हाँ मेरा तो सही है सब कुछ। तो द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कहीं चले जाओ। ठीक है, द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। प्रभाव पड़ेगा अगर भार बढ़ आया है तो भार पे प्रभाव पड़ेगा, त्वरण बढ़ आया है त्वरण पे प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, एक आता है लिफ्ट का अगर जैसे कोई व्यक्ति लिफ्ट में बैठा जा रहा है, लिफ्ट में खड़ा होकर जा रहा है और लिफ्ट की रस्सी टूट जाती है तो वो अचानक से गिर गई, तो उस टाइम व्यक्ति भारहीन महसूस करता है। कैसा महसूस करता है? भारहीन महसूस करता है, यानी उसे लगता है जैसे उसका कोई भार है ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से नीचे की ओर आता है। ठीक है, उस टाइम वो क्या करता है? भारहीन महसूस करेगा। अच्छा, एक क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए देगा, हाइड्रोलिक लिफ्ट किसके सिद्धांत पर कार्य करती है, किसके नियम पर कार्य करती है? हाइड्रोलिक लिफ्ट पास्कल के नियम पर आधारित है। किस पर? पास्कल के नियम पर। ये ज़्यादा डीपली किस में बताएंगे, जब दाब वाला टॉपिक आएगा तब बताया जाएगा हाइड्रोलिक लिफ्ट, क्योंकि इसमें वर्ड यूज आया लिफ्ट का वर्ड यूज किया गया है, इसीलिए मैंने इस टॉपिक को अभी बता दिया। क्यों? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण नियतांक में भी आपका लिफ्ट आया। एक होता है हाइड्रोलिक लिफ्ट, एक होता है लिफ्ट अगर है तो गुरुत्वाकर्षण का नियम है, और हाइड्रोलिक लिफ्ट है तो पास्कल के नियम पर आधारित होती है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए आपकी ये साइंस की क्लास यहीं समाप्त होती है। अगर आपको ये साइंस की क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। धन्यवाद।